चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग और मैनेजमेंट अप्रोच को। सबसे पहले हम मार्केटिंग के एसटीपी फ्रेमवर्क को समझेंगे कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग करते हुए कैसे ये एसटीपी फ्रेमवर्क बहुत यूजफुल हो सकता है। बेसिकली जो भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट होगा, जिसने भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया होगा मैनेजमेंट में, वो अच्छे से इस फ्रेमवर्क को समझता होगा। बट यहाँ हम उसको समझेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये समझ में आ जाए एसटीपी फ्रेमवर्क। और हम समझेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके एग्जांपल लेके समझेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और प्राइमरली जो मैंने एग्जांपल लिए हैं वो बीजेपी के लिए हैं और अदर पार्टीज के भी लिए हैं। बट बीजेपी के लेने का मेन कारण ये था कि पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है, तो एक मेजर क्राउड लगातार बीजेपी को देख रहा है, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। और डिफरेंट स्टेट्स के लोकल पॉलिटिकल पार्टी के भी ले सकता था, बट फिर कुछ लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे। बट नेशनल पार्टी में बीजेपी को मैंने इसलिए प्रायोरिटी दी है अपने एग्जांपल्स में। ठीक है, हम समझते हैं। सबसे पहले एसटीपी होता क्या है? तो बेसिकली एस स्टैंड्स फॉर सिगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजीशनिंग। तो सिगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट वोटर ग्रुप को या डिफरेंट जो आपका पॉलिटिकल टारगेटिंग ग्रुप है उसको तोड़ते हो। किस आधार पे? एक होमोजीनियस पहचान के आधार पे कि एक जैसे वो कहाँ होते हैं। जैसे एक जैसी जाति के लोग एक जगह तोड़ लिए, ब्राह्मण अलग कर लिए, क्षत्रिय अलग कर लिए, या अदर यादव अलग कर लिए, या अदर जातियों को अलग कर लिया। ठीक है। तो सेगमेंटेशन केवल जाति के आधार पे नहीं होगा, सेगमेंटेशन के ज्योग्राफी भी आधार हो सकती है, नॉर्थ साउथ, या किसी स्टेट में आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई यूपी का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो बुंदेलखंड, या ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, और जो मिडिल एरिया है लखनऊ के आसपास का वो ले सकते हैं। तो बेसिकली यूपी को 4 भाग में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं सेगमेंटेशन के, वो आगे हम समझेंगे। और दूसरी चीज है टारगेटिंग। तो जब हम सेगमेंट कर लेते हैं अपने वोटर ग्रुप को, तो हम देखते हैं कि अब उसको टारगेट कैसे किया जाए। मान लीजिए आपने कुछ देखा, एक पैटर्न समझा कि भाई महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, महिलाएं और पुरुष के आधार पर सेगमेंट किया, तो आपको महिलाओं को टारगेट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लानी है। तो बेसिकली आप टारगेट ग्रुप डिसाइड करते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले सेगमेंट किया, चीजों को अलग अलग किया, फिर टारगेट किया, और देन पोजीशनिंग। पोजीशनिंग होती है कि आपने फिर उन टारगेट ग्रुप के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया कि आप कौन है। इन तीनों चीजों को आगे हम समझेंगे। मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ आगे समझाया हुआ है वोटर एनालॉजी के साथ में कैसे हम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग करते हैं। तो दूसरे हम आ गए कि टाइप ऑफ सेगमेंटेशन क्या है। ठीक है। तो ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक, कास्ट, इकोनॉमिक और साइकोग्राफिक। तो बेसिकली और भी टाइप हो सकते हैं, बट ये मैंने मेजर कुछ पॉइंट्स लिए हैं बिकॉज सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिक टाइप में जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, अर्बन रूरल हो गया, या जैसे मैंने यूपी का भी एग्जांपल लिया था वो हो गया। ठीक है। अब आपने सेगमेंट कर लिया डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी के आधार पर, यूथ, विमेन, सीनियर सिटीजन, या कोई और आधार ले लिया, कास्ट डेमोक्रेसी, कास्ट पे या रिलीजन पे कर लिया कि भाई मुस्लिम को टारगेट करना है, मुस्लिम अपीजमेंट करना है कुछ लोगों को, या मुसलमानों को लुभाने के लिए उनके फेवर में योजनाएं लानी है, या 3 तलाक बिल जैसे बीजेपी लाई थी मुसलमानों के फेवर में। ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक आधार पे पुअर, मिडिल क्लास, रिच, और साइकोग्राफिक जैसे वेलफेयर सीकर हैं या नेशनलिस्ट हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिक आधार पे अगर हम देखें तो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं। बीजेपी ने 2019 में क्या किया था कि हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा मेन बनाया यूपी बिहार में, क्योंकि यहाँ के लोग सीधे इससे कनेक्टेड हैं। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और हिंदू मेजोरिटी की उससे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और बीजेपी क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी है, अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है, तो बीजेपी को उससे फायदा हो सकता था। फिर आ जाते हैं डेमोग्राफिक पे। डेमोग्राफिक में यूथ, विमेन, सीनियर। तो इसमें क्या है, जैसे मोदी ने बनाया मैं भी चौकीदार, या मोदी ने अपने आप को यूथ को प्रेजेंट करने के लिए टेक से भी दिखाया कि कैसे वो नई नई चीजें ला रहे हैं, वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, इनोवेशन, जिससे कि युवा प्रभावित हो सके। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम लाए उन्होंने युवाओं को लुभाया। जैसे अब देखते हैं कि विमेन का सेगमेंटेशन किया, तो विमेन को लुभाने के लिए विमेन सेंट्रिक योजनाएं लाए, या सीनियर सिटीजन को लुभाने के लिए उनके लिए जो पेंशन स्कीम लाए मोदी जी, या फिर कुछ और चीजें लाए, जैसे इंश्योरेंस स्कीम लाए। तो वो सब चीजों के थ्रू लुभाने की कोशिश की। जैसे यूथ को एग्जांपल मैंने लिखा है मैं भी चौकीदार। इसमें क्या है, सबने अपनी सोशल मीडिया आईडी बनी और एक सोशल मूवमेंट क्रिएट हो गया, जिससे कि यूथ लगातार इंगेज हो गया। बेसिकली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंगेजमेंट। आप कुछ भी करिए, आप लोगों को इंगेज करिए और कन्विंस करिए अपनी बात। जब तक लोग इंगेज नहीं होंगे तब तक आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते खुद को वोट देने के लिए।
कास्ट में जैसे मोदी जी ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज ए ओबीसी फेस, जैसे कि बीजेपी पे लगातार आरोप लगते रहे कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, जो अपर क्लास है उसकी पार्टी है। तो मोदी जी ने अपने आप को एज ए ओबीसी फेस प्रेजेंट किया, लगातार लोगों को ये मैसेज दिया कि मैं ओबीसी चेहरा हूँ, या मुस्लिम को जैसे सेगमेंट किया, मुस्लिम और विमेन, देखिए डेमोग्राफिक में से और कास्ट में से दोनों ले लीजिए, रिलीजन में से दोनों ले लीजिए, मुस्लिम विमेन को लुभाने के लिए लगातार उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है मुसलमानों के पक्ष में हूं। जैसे बीजेपी को फायदा मिला, यूपी में कई मुस्लिम बाहुल्य सीट पे बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया, और जो 3 तलाक का मुद्दा, जो कि छुपा हुआ मुद्दा था, जो मुस्लिम महिलाएं खुलकर नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसके फेवर में आई, तो वोट परसेंटेज बढ़ा मुस्लिम महिलाओं का, तो इसलिए बीजेपी को वो सीटें मिल पाई। अब इकोनॉमिक में जैसे पीएम किसान फॉर फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए पीएम किसान योजना जो लाए, से कि लगातार किसानों को हर 3 महीने में जो 2,000 रुपए 2,000 रुपए 2,000 रुपए करके किस्तें डाली, तो उससे लगातार किसान जुड़ गया। या जो शौचालय बनाए गांव गांव जाकर, तो उससे क्या हुआ कि किसान लगातार, एक गांव का आदमी लगातार जुड़ गया और एक वोट बेस बन गया। तो एक मुस्लिम महिलाओं का वोट बेस बन गया, एक किसानों का वोट बेस बन गया, जो कि एक मेजर चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। तो इससे क्या है, हमारा सेगमेंटेशन के थ्रू हमने टारगेट किया, बेसिकली टारगेट के लिए हमने ये योजनाएं लाई। तो अब आते हैं साइकोग्राफिक पे, तो इसमें वेलफेयर सीकर्स के लिए वही योजनाएं चलाई, या नेशनलिस्ट प्रोपोगेंडा तो नहीं बोलेंगे, नेशनलिस्ट जो मैसेजिंग की है उन्होंने, उनकी विचारधारा के अनुसार, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, बेसिकली मैसेज दिया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि 370 का मुद्दा हो, जिससे कि एक नेशनलिज्म को बूस्ट मिला लोगों के, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या जैसे वेलफेयर सीकर देखो तो जनधन योजना हो, या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जो कि बहुत सारे लोगों को अकाउंट में पैसे मिले, तो इससे लोग कनेक्ट हुए, लोगों का विश्वास बढ़ा बीजेपी पे। अब आते हैं आगे सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन हो गया, अब हम टारगेटिंग पे आ गए। तो टारगेटिंग में बेसिकली जब आपने सेगमेंट कर दिया सारी चीजें, फिर योजनाओं के हिसाब से टारगेट किया, अब इसमें हम देखते हैं बहुत सारी फैक्टर्स देख सकते हैं, कि जैसे स्विंग वोटर कौन कौन है, यहाँ पे कौन से वोटर हैं जिनको लुभाया जा सकता है आसानी से, हैं जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया उन्हें कौन कैसे वोट देना है, तो उनको सारी पार्टियां, जैसे कुछ तो कोर वोटर होते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टी में, कि कोर वोटर हैं वो तो आपको वोट देंगे ही देंगे, बट कुछ लोग स्विंग वोटर हैं जो कि देखते हैं एंड तक कि उन्हें किसे वोट देना है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में जाना है, या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लुभाने के लिए आप कैसे योजनाएं बनाते हैं, कैसे टारगेट करते हैं उनको, या अनडिसाइडेड वोटर्स, कि भाई उन पे लोगों एक तो वोटर ने खुद ध्यान नहीं दिया है, उसको पता ही नहीं है कि उसे किसे वोट करना है, दूसरा उन पे किसी ने आज तक टारगेट नहीं किया। जैसे पहले विमेन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, रिसेंटली विमेन को एक वोटर बेस माना जाने लगा, और एक प्रेशर ग्रुप के रूप में विमेन उभर के आई हैं, तो उसके लिए विमेन सेंटर की योजनाएं आई। जैसे कि आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो योजना आई, वो कितनी कारगर साबित हुई, कि एमपी का चुनाव जो है वो इस मेजर जो गेम प्ले किया वो लाडली बहना योजना ने किया, क्योंकि वीमेन सेंटिमेंट बीजेपी के पक्ष में हो गया, और एक वोटर बेस, मान लीजिए आप 50% वोट को अपने पक्ष में ला रहे हैं, तो जिसमें से आपने अगर मान लीजिए 30% वोटर भी कन्वर्ट कर लिया, तो आप एक बड़े एज में पहुंच गए वीमेन को टारगेट करके, अक्रॉस द कास्ट ग्रुप, अक्रॉस द रिलीजन। ठीक है, तो एक फायदा ये हुआ। दूसरा अब फायदा होता है क्या है इसमें, एक तीसरा, जैसे आउटरीच प्रोग्राम आपने चलाए, आपने देखा कि यूथ जो नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, या वो सोच रहे हैं कि किधर जाना है उन्हें, तो उनके लिए आपने इन्फ्लुएंसर्स को प्लान किया, या उनको ऐसे प्लेस किया कि वो उनको लुभा पाए, और बीजेपी की तारीफ, या अदर पार्टी जैसे उनके कांग्रेस के जो लोग हैं जो ट्विटर पे आंदोलन चला रहे हैं, या अदर पार्टी के जो लोग हैं आंदोलन चला रहे हैं, तो उन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लोगों को लिभाया, मीटअप्स किए, विमेन मीटअप्स किए, इससे कि एमपी का चुनाव मेजरली आप देखिए कैसे आपने विमेन को सिगमेंट किया, उसको टारगेट किया, और फिर अपने आप को पोजीशन किया। पोजीशनिंग भी मैं बताऊंगा कि आपने अपने आप को कैसे पोजीशन किया कि विमेन कन्विंस हो गई कि उन्हें आपको वोट देना है। तो पोजीशनिंग में जब हम आए, एमपी में विमेन वोटर ने आपको वोट दिया है लाडली बहना योजना के थ्रू, तो आपने अब एक कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने लिखे हुए, जैसे आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने अर्बन मिडिल क्लास को टारगेट किया है। बेसिकली कैसे टारगेट किया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, जो मिडिल क्लास था या लोअर मिडिल क्लास था दिल्ली का, तो उन्होंने जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, या फ्री जो नल से जल योजना थी उस, या उनकी कोई अलग योजना थी, नल से जल सेंट्रल योजना थी, तो उन्होंने जो उसके बिल नहीं लिए, तो उससे लोग बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि लोगों पे बर्डन कम हुआ, महंगाई बढ़ रही थी, तो उससे महंगाई से निजात मिली लोगों को, और लोग प्रभावित हुए। ठीक है, वैसे ही टीएमसी ने क्या किया, रूरल मुस्लिम को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाई, स्पेसिफिकली मुस्लिम टारगेटेड, तो उससे बहुत सारे मुस्लिम्स ने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में टीएमसी को वोट दिया, तो टीएमसी की वोट से ममता बनर्जी द्वारा बार बार इलेक्शन जीत पाई।
तो ये हो गया आपका सेगमेंटेशन और टारगेटिंग। अब पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग बेसिकली होती है कि अब आप अपने आप को अपने टारगेटेड ग्रुप, जैसे आपने सेगमेंट किया, पहले आपने विमेन को सेगमेंट किया, या आपने यूथ को सेगमेंट किया, या आपने किसी कास्ट को सेगमेंट किया, ठीक है, या आपने किसी ज्योग्राफी को सेगमेंट किया। अब आप अपने आप को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें टारगेट करना है। आपने टारगेट ग्रुप बना ली सेगमेंट करके, अब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे खुद को पोजीशन कर रहे हैं, कैसे खुद को दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए ही हैं। तो अपने आप को रखना, बेसिकली अपने ब्रांड को रखना, अपने एक व्यक्ति को रखना है या पॉलिटिकल पार्टी को रखना है कि उन्हें उसी व्यक्ति को क्यों वोट देना है, ऐसा दिखाना है। तो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग, कि आपने खुद को कैसे पोजीशन किया कि लोगों तक आपका मैसेज कम्युनिकेट हो पाया। पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज कम्युनिकेट होना। तो उससे क्या बना कि पोजीशनिंग से आप एक स्ट्रेटेजिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं एक लीडर का या पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे इसके टूल क्या हो सकते हैं? टूल हो सकते हैं जैसे आपने स्लोगन्स बनाए, ड्रेसेस बनाई, नैरेटिव्स बनाए, मीडिया मीडिया आउटरीच किए। तो बेसिकली जैसे स्लोगन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, स्लोगन का एग्जांपल ले लेते हो, हर 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 घर मोदी। या आप देखिए जैसे कांग्रेस ने चलाया स्लोगन चौकीदार चोर है, या बीजेपी ने चलाया है ड्रेस कोड। जैसे मोदी जी ने बीच में एक दाढ़ी रखे, एक प्रॉपर अटायर में आए थे महाराष्ट्र के चुनाव से पहले। वो दिखना चाहते थे एक क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण फिगर के तौर पे दिखना चाहते थे। या बंगाल में जब चुनाव था तो उन्होंने एक दाढ़ी रखी, वो रेजोनेट करना चाहते थे बंगाली कल्चर को। या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे दिखना चाहते थे, या किसी और पॉलिटिकल फिगर जैसे दिखना चाहते थे, तो उन्होंने उस तरीके की ड्रेसअप किया। जैसे कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान बड़ी दाढ़ी रखी, तो वो एक पर्टिकुलर उसमें जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने लगातार अपने आप को दिखाया, नरेटिव बिल्ड किया कि पदयात्रा की, वो केवल इलीट व्यक्ति नहीं है, वो लोगों के बीच में जाके पदयात्रा कर सकते हैं, उतनी मेहनत कर सकते हैं जितना कोई और कर सकता है, जो ताकि उनका पप्पू से पदयात्री के रूप में जो नरेटिव था उसको शिफ्ट कर पाए। बीजेपी ने उन्हें पप्पू साबित कर रखा है, तो उसका नरेटिव शिफ्ट करना है तो उन्हें पदयात्रा करनी पड़ी, और उन्होंने पदयात्रा साउथ से शुरू करके नॉर्थ तक आए। उसने एक जनता में भरोसा दिलाया कि हाँ इस व्यक्ति में दम है, और उन्होंने लगातार बीच में इवेंट किए, युवाओं से मिले, और वहां मिलते मिलते लोगों के बीच में उन्होंने काम किया। तो इस पदयात्रा में उन्होंने क्या दिखाया, राहुल गांधी ने कैसे अपने आप को पोजीशन किया कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर के रूप में अपने आप को दिखाया। स्ट्रॉन्ग कैसे कि वो युवाओं से मिले, पुशअप कर रहे हैं, गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के साथ तेज स्पीड से चल रहे हैं। तो वो दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर के इस आदमी में दम है, या लोगों से बात कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में जाना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी होती है, जो आपको आपकी इमेज को पोजीशन करती है लोगों के बीच में, कि आप उनके बीच के व्यक्ति हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं पदयात्रा, या पदयात्रा बहुत सारे, जैसे नर्मदा पदयात्रा हुई जब पूर्व में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तो इससे काफी फर्क पड़ता है लोगों के परसेप्शन पे। तो और फिर हो गया मीडिया, कि आपने जो यात्रा कर रहे हैं, आप वो सारा व्यक्ति तो आपको मिलने वाला नहीं रोड पे आपकी पदयात्रा के दौरान, बट आप अपने मीडिया चैनल के द्वारा, डिजिटल आउटरीच के द्वारा, डिजिटल कैंपेनिंग के द्वारा, इन्फ्लुएंसर के द्वारा लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, टेलर्ड मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने टारगेटेड ग्रुप के बीच में, कि हाँ मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपके लिए हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसके लिए आप मीडिया कैंपेन करते हैं डिफरेंट मीडिया हाउसेस के थ्रू, या डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं, ट्रेंड में रखते हैं खुद को। तो बेसिकली ये एक परसेप्शन बिल्ड करता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बीजेपी से समर्थित। जैसे अर्बन पॉपुलेशन के लिए मोदी जी ने एक विकास पुरुष की इमेज बनाई, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये सब इमेज एक विकास पुरुष के तौर पे बनाई, या उन्होंने जैसे रोड बनाए बहुत सारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में। तो बेसिकली उन्हें एक विकास पुरुष के रूप में वो स्थापित किया खुद को अर्बन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो वैसे डेवलपमेंट देखना चाहती है, खुद को कंपेयर करती है अर्बन पॉपुलेशन वेस्ट से। तो वो देखना चाहती है कि वैसा विकास, वैसी चमक धमक हमारे शहरों में भी हो जैसे कि वेस्ट में होती है, क्योंकि उनकी एस्पिरेशन वो है, वो वहां भागना चाहते हैं। तो हम खुद अगर यहाँ होते चीजें देखते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। रूरल एरिया में गरीबों का सेवक, क्योंकि गरीबों के सेवक बेसिकली बनना है। लोग उनकी गरीबों की सुन नहीं रहे, लोगों को लगता है रूरल एरिया में कि हमारे कौन सुनता है, हमारा लोकल लीडर, हमारा प्रधान सुनता है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको खुद को पोजीशन करना पड़ेगा, कि मोदी जी ने खुद को पोजीशन किया गरीबों के सेवक के रूप में, कि प्रधान ना रहे, प्रधान ये ना कहे कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधान को वोट दो, या उनके लोकल लेवल पे जो लीडर है उसको वोट दो। तो मोदी जी को ने खुद को कैसे स्थापित किया? मोदी जी ने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया। डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे किया? इंसेंटिव देके। इंसेंटिव क्या दिया उन्होंने? योजनाओं के द्वारा, डीबीटी के द्वारा जो है उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाए, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट दिए, उन्हें आपने घर के लिए सब्सिडी दी प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा, और
उन्होंने ना केवल ये दिया बल्कि उन्होंने उसको कम्युनिकेट बेहतर तरीके से किया, अपने जो लीडरशिप है उसको ये समझाया, जो उनकी एमपी एमएलए हैं, कि भाई तुम्हें जा जाके ये बताना है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है सब लोग कहेंगे कि मैंने ये किया है मैंने ये किया है, तो एक इमेज स्कैटर्ड हो जाती है। तो आपको आपको इमेज को चौंकाना है, तो आपने देखा होगा कोई भी एमपी एमएलए ये नहीं बोलता कि उन्होंने या किया है, उन्होंने मोदी जी को एक ब्रांड बना दिया कि मोदी जी ने किया है, ताकि उनकी बात एक स्ट्रॉन्ग बात के रूप में आ जाए और सेंट्रलाइज हो जाए, उनकी बात का फर्क पड़े, क्योंकि आप जब बात को बिखेर देंगे सब लोग अगर उसका क्रेडिट ले लेंगे तो बात कमजोर हो जाएगी। तो वो उन्होंने किया, या यूथ को उन्होंने नेशनलिज्म के आधार पे, बालाकोट के आधार पे, चौकीदार के आधार पे, या डायरेक्ट जो योजनाएं चलाई यूथ के लिए उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट करके खुद को डिजिटली अपडेट रखे यूथ तक पहुंचे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं रिलीजियस आधार पे, राम भक्त, राम मंदिर, सिंबोलिज्म, कि भाई जो मोदी जी हैं वो हिंदुत्व के प्रथम अ, बोलेंगे गार्ड हैं, बेसिकली चौकीदार हैं। उन्होंने ही राम मंदिर को बनाया जो हिंदुओं की बहुत सालों से मांग थी, तो उन्होंने खुद को स्थापित किया, पोजीशन किया इस हिसाब से, ताकि सभी लोग प्रभावित हों, तो सबके मन में एक इमेज बनी, और उस इमेज के आधार पर लोगों को मैसेज कम्युनिकेट, टेलर्ड मैसेज टारगेटेड रूप से कम्युनिकेट किए गए थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। हालांकि कांग्रेस ने जैसे काउंटर पोजिशनिंग की, मोदी जी को एज ए प्रो कॉर्पोरेट दिखाया कि वो गरीबों के सेवक नहीं है, वो हैं अडानी अंबानी के जो मित्र हैं, वो उनके फायदे कर रहे हैं, उनके लोन माफ कर रहे हैं, बट वो नरेटिव उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए अभी तक। जैसे बीजेपी ने की वेलफेयर स्कीम्स या नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, जैसे जो कांग्रेस रन स्टेट्स थे वहां पे बेहतर योजनाएं लाने का प्रयास किया गया, ज्यादा बेहतर वादे किए गए कि आप इतना दे रहे हो हम इतना दे देंगे, हम उससे ज्यादा दे देंगे, बिना ये चिंता किए हुए कि उस पे स्टेट के फंड पे क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने लगातार वादे किए ताकि जो वेलफेयर सीकर जो वोटर बेस है वो शिफ्ट हो पाए कांग्रेस की तरफ। और फिर राहुल गांधी ने पदयात्रा के थ्रू अपने आप को रिपोजिशन किया, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। फिर आ जाते हैं परसेप्चुअल मैप पे, बेसिकली पोजीशनिंग का एक तरीका है और आप इसको मैप के आधार पे खुद को एक दिखाते हैं बेसिकली। तो ये मैप हम दो आधार पे बना लेते हैं, जो नीचे ये लिखा हुआ है ये गलत लिख गया है यहाँ पे, तो आप इसको ले लीजिएगा एज ए नेशनलिज्म, और यहाँ पे ले लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनलिज्म के बीच में मैप अगर हम खींचेंगे तो देखिए आप मोदी जी कहाँ स्टैंड करते हैं, कि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली भी हाई लेवल पे रखा है और नेशनलिज्म के लेवल पे भी उन्होंने अपने आप को हाई रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मोदी जी की पोजीशनिंग यहाँ नेशनलिज्म और इकोनॉमिक डेवलप विकास पुरुष के आधार पे औरों से बेहतर है। राहुल गांधी की पोजीशन थोड़ी मीडियम लेवल पे है। राहुल गांधी नेशनलिस्ट भी हैं, खुद को दिखाते हैं कि सही सही मुद्दों पे, जैसे अभी हाल ही में जो कश्मीर में अटैक हुआ है उसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट किया और लगातार कांग्रेस के लीडर्स को बोला कि आप विपक्ष में ना बोलें। तो बेसिकली एक नेशनलिस्ट इमेज आ रही है, और राहुल गांधी ने पदयात्रा से भी खुद की एक नेशनलिस्ट इमेज बनाई कि लोगों के बीच में गए हैं बेसिकली। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे उनकी इमेज उतनी बन नहीं पाई, क्योंकि वो उन्हें अभी तक लीडरशिप पोजीशन ऐसी मिली नहीं कि वो खुद को साबित कर पाए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना कर पाएंगे भारत का। तो एक 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 मिडिल इमेज है, ना तो बहुत लोअर है उनकी ना बहुत हाई है। वैसे ही आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, तो इनकी नेशनलिज्म के आधार पे इमेज बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि स्टेट लीडर थे और लगातार नेशनलिस्ट मुद्दों पे बीजेपी को घेरा, है ना। तो उससे थोड़ी इमेज पे फर्क पड़ा इनकी, और नेशनलिस्ट आधार पे इनकी इमेज उतनी अच्छी नहीं बन पाई, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे इमेज बनी, क्योंकि इन्होंने वेलफेयर स्कीम बहुत अच्छी चलाई जिससे लोग प्रभावित हुए। तो एक मीडियम टू हाई एक इकोनॉमिक डेवलपर ग्रो वो बन पाई है इनकी इमेज। वैसे ही अगर ममता बनर्जी को देखेंगे तो इन्होंने नेशनलिज्म के आधार पर बहुत अच्छी इमेज बनाई, जैसे इन्होंने बंगाली अस्मिता को टारगेट किया, या वहां के जो मुस्लिम लोग थे उनको अच्छे से टारगेट किया, उन्हें बंगाली एकता के बारे में बहुत ज्यादा टारगेटेड करके बीजेपी के विरोध में करने का प्रयास किया, क्योंकि विरोध बीजेपी पूरे राष्ट्र की बात कर रही थी, उन्होंने बंगाली नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी। आप बोलेंगे कि नेशनलिज्म कहाँ से आ गया ममता बनर्जी की, तो बंगाली नेशनलिज्म की बात हो रही, तो उस पर्सपेक्टिव में ममता बनर्जी हाई हैं, और मीडियम रही वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। यहाँ पे थोड़ा परसेप्चुअल मैप में ममता बनर्जी को भी थोड़ा इधर होना चाहिए था, थोड़ा और क्लोज। तो अगर ममता बनर्जी की देखेंगे तो उन्होंने एक वर्ग को टारगेट किया, उनपे आरोप लगे कि वो मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए योजनाएं चला रहे हैं। तो इकोनॉमिक आधार पे उनका इमेज बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएट कर दी गई लगातार। ये होता है परसेप्चुअल मैपिंग, जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको पोजीशन खुद को कहाँ करना है, तो इस मैप में आप दिखा सकते हैं,
ठीक है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन हो जो मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं sony5dikshit@gmail.com पे। ऑल्दो यहाँ पे मैंने पूरी ईमेल आईडी नहीं लिखी है अपनी, बट @gmail.com आप लगा सकते हैं। मेरा लिंक्डइन का लिंक इधर दिया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं मुझे लिंक्डइन पे, और आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल लव टू शेयर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।